Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum students. Welcome to the online class session of the course Introduction to Bioinformatics Bio 3602 offered in BS Biotechnology Spring 26 semester. Today we will be discussing about different softwares of bioinformatics. So bioinformatics के हमने हवाले से पढ़ा कि इसमें देर आर टू बेसिक डोमेन्स. वन इज़ अबाउट handling the data एंड द सेकेंड इज अबाउट एनालाइजिंग द डेटा. ठीक है. डाटा हमारे पास क्या चीज़ है? वही अमीनो एसिड्स या न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन एंड डीएनए आरएनए की सीक्वेंसेस. बट चूंकि वो इतनी इनॉर्मस अमाउंट में है कि मैनुअली उनको हैंडल करना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. तो इसलिए वी नीड द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स. तो उस डाटा के ऊपर एक तो उसकी स्टोरेज, उसकी हैंडलिंग, एंड थर्ड सेकेंडली कि उसके एनालिसिस यूजिंग सम सॉफ्टवेयर्स. सो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हम किन सॉफ्टवेयर्स, किन कंप्यूटर प्रोग्राम्स की मदद से इन डीएनए आरएनए प्रोटीन सीक्वेंसेस को हम एनालाइज कर सकते हैं. देयर आर टू dramatically different approaches to bioinformatics using the web-based and command line tools. Web-based, sometimes called point and click, do not require knowledge of programming and are immediately accessible, while command line tools may have a steeper learning curve but almost always offer more options for executing programs. क्या कहते हैं? इसकी मिसाल ऐसे ले लीजिए कि आप बिल्कुल एक न्यू इन्वायरमेंट में गए हैं, किसी न्यू यूनिवर्सिटी में, किसी न्यू डिपार्टमेंट में. नाउ यू नीड टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क. ठीक है. तो उसके लिए क्या करते हैं कि आप ने जैसे कोई फ़ीस के बारे में पता करना है, कोई फ़ी चालान जमा करवाना है, तो डेफ़िनेटली आपको एक ख़ास डिपार्टमेंट के एक ख़ास उस डिपार्टमेंट के ऑफ़िस, और उस ऑफ़िस में भी एक ख़ास पर्सन जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर है या क्लर्क है, उससे जाके मिलना होगा. सो यू विल स्टार्ट आस्किंग पर्सन्स के ये फ़लाँ डिपार्टमेंट, लेट्स से इंग्लिश डिपार्टमेंट किधर है, इंग्लिश डिपार्टमेंट से फिर नेक्स्ट कि इसका ऑफ़िस किधर है, ऑफ़िस में आप जाके पता करेंगे कि ये नेक्स्ट जो फ़ीस है, ये कौन पर्सन डील करता है. फिर उस पर्सन के पास जाके आप पूछेंगे कि मेरे पास ये चालान हैं, इसमें से आपको कौन-सा देना है. इस तरीके की एक क्वेश्चन एंड आंसरिंग सेशन से आप एक करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएँगे. लेकिन इसके बरक्स जब नेक्स्ट टाइम आपको चीज़ वही परफॉर्म करनी है, तो होपफुली आप ये टास्क एक क्विकर टाइम में करेंगे. लेकिन जब यही टास्क आपको हर दिन या हर हफ्ते करना होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता आप जो मेन क्वेश्चंस हैं उनको इग्नोर करते हुए आप डायरेक्टली उस पर्सन के पास जाके उसको हाथ में वो एक चालान पकड़ा देंगे. वेब बेस्ड टूल्स क्या है? वेब बेस्ड टूल वो फर्स्ट टाइम जो आपकी इंटरेक्शंस हुई थी कि आप एक एनवायरनमेंट में जाते हैं जहाँ पे हर चीज़ लेबल्ड है, आपको ग्राफिकली, विजुअली वो चीज़ें दिख रही हैं, एंड देन उनकी मदद से आप करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे. कमांड लाइन टूल वो इंटरेक्शंस हैं जो सबसे लास्ट में आपने विदाउट आस्किंग एनी पर्सन आपने बिल्कुल डायरेक्टली उस पर्सन के हाथ में जाके आपने वो चालान दे दिया. बायोइन्फॉर्मेटिक्स में
हम देखेंगे कि जैसे वेबसाइट्स होती हैं, जैसे मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं, हम इनको ओपन करते हैं तो हर जगह पे डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ जाते हैं, सेटिंग्स, कॉन्टैक्ट्स। इसके अलावा हम देखते हैं कि मैसेजेस कहीं पे शो हो रहे हैं, ग्रुप्स कहीं पे बने हुए हैं, पेजेस कहीं पे हैं। इस तरह के तमाम ऑप्शंस से हम एक ख़ास हद तक किसी इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकते हैं। कमांड लाइन टूल्स में हम देखेंगे, मिसाल के तौर पर, कि हमने अपने मोबाइल के डेस्कटॉप पे कुछ गैजेट्स रखे हुए हैं। अब उन गैजेट्स में लेट्स से कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर आ रहा है, स्पेसिफिक टाइम आ रहा है, या स्पेसिफिक किसी नमाज की टाइमिंग आ रही है। तो ये चीज़ें हमने मोबाइल को सेट की हुई हैं कि विदाउट लेटिंग अस टू ब्राउज टू दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, वो हमें डायरेक्टली वो चीज़ कन्वे कर दे। तो वो इन द फॉर्म ऑफ गैजेट हमारे डेस्कटॉप पे शो हो रही होती है। इसके बरक्स अगर आपके सामने एक विंडो हो, कमांड प्रॉम्प्ट विंडो, जिसमें आपको सिंपल सी कमांड्स दे दी जाए, आपको आप लिखिए वेदर, और ऑटोमेटिकली आपके पास जो बिल्कुल करंट वेदर है आपके होम टाउन का या आपके सिटी का, वो शो हो जाए। आप लिखें टाइम, और आपको आपके जो लोकल टाइम है वो आपको शो हो जाए। आप लिखें नमाज, NAMAZ, एंड एंटर करें, और आपके पास जो करंट नमाज टाइमिंग है और जो आने वाली टाइमिंग है वो सब शो हो जाए। ये चीज़ें कमांड लाइन टूल्स एग्जीक्यूट करती हैं। ठीक है। अच्छा, सेकेंडली, आपने देखा होगा कि जब आप एक वर्ड फाइल बनाते हैं तो उसका फाइल साइज़ काफ़ी रिड्यूस होता है इन केबीज़। फिर जैसे-जैसे आप उसके अंदर फॉर्मेटिंग ऐड करते जाते हैं, कलर्स, बैकग्राउंड, इमेजेस, हेडर, फुटर, बॉर्डरिंग, तो फाइल का साइज़ आहिस्ता-आहिस्ता इंक्रीज़ होता जाता है। अगर आपके पास आपको एक इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, लेट्स से कि जो नेक्स्ट आने वाली नमाज़ है उसका टाइम क्या है, तो आपके पास 2 फाइल्स हैं। एक फाइल का साइज़ इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, वो 1 केबी है, और एक फ़ाइल का साइज़ है लेट्स से 5 एमबी। 5 एमबी की एक फ़ाइल जिसके आप अंदर इमेजेस लगे हुए हैं, डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स बने हुए हैं, और साथ-साथ वो नमाज़ का टाइम भी लिखा हुआ है। तो आई वुड बी एक्सपेक्टिंग कि कोई भी अगर ऑप्शन दिए जाएँ कि किसी की नमाज़ की टाइमिंग के लिए उसको एक फ़ाइल डाउनलोड करनी है, तो डेफ़िनिटली वो क्विकर रिस्पॉन्स के लिए 1 केबी वाली फ़ाइल को डाउनलोड करेगा, क्योंकि उसका कंसर्न फ़िलहाल वो टाइम है जो उसको पता करना है, ना कि उस टाइम के अतराफ में उसकी फ़ॉर्मेटिंग, पिक्चर्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ठीक है? क्या पता बैकग्राउंड में एक कोई नाच चल रही हो। ये चीज़ें उसके कंसर्निंग नहीं है। हाँ, प्रेज़ेंटेशन वाइज़, डॉक्यूमेंटेशन वाइज़ वो चीज़ तो ठीक है, बट फ़िलहाल कंसर्न ये है कि हमें वो स्पेसिफ़िक नमाज़ टाइमिंग चाहिए। बायोइन्फॉर्मैटिक्स में we are more interested in the kind of information which is stored in the DNA, RNA and protein sequences. तो ये चीज़ कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है कि जहाँ पे हम मोर क्विकर वे में इन तमाम चीज़ों को एक्सेस कर सकें। ठीक है। सो ये हमारे पास जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के दो कल्चर्स हैं, वेब बेस्ड, और उनको हम एक बार करीब से देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। सो वेब बेस्ड और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मतलब एक ऐसा यूज़र इंटरफेस जिसमें कंप्यूटर से यूज़र जो इंटरेक्ट करता है वो ग्राफिकल है, कलर्स है, वहाँ पे इलस्ट्रेशंस हैं, विजुअलाइजेशंस हैं।
तो एग्जांपल्स में हमारे पास एन जिसको हम यूज़ करेंगे जीनोम ब्राउज़र्स में, हम देखेंगे एन है। और इसको हम मे बी हम मेगा को देखेंगे सॉफ्टवेयर्स में। और एन जी एस टूल्स को भी हम एक बार गो थ्रू कर लेंगे। कमांड लाइन इंटरफेस ऑफ्टन हमारे पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसमें हम वो हाई थ्रूपुट एनालिसिस परफॉर्म करते हैं जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सॉफ्टवेयर और डेटा एनालिसिस, सीक्वेंसिंग प्रोटीन्स एंड जीनोम्स, we data files, programming languages, and next generation sequencing tools. So they are more appropriate for analyzing the large scale data sets that are now routinely encountered in bioinformatics. Even for smaller datasets, command line approaches can offer more flexibility and precision in accomplishing your tasks, and more responsible research since you can document your analysis steps. ठीक है, ये जो हमारे पास दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, इनको हम सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक तरह से ब्लेंड करके भी हम चीज़ों को अच्छे से एनालाइज वगैरह कर सकते हैं। So web-based softwares may bioinformatics relies heavily on internet as a place to access sequence data. To access softwares that is useful to analyze molecular data, and as a place to navigate different kinds of sequences and information relevant to biology. वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर, वेब की जब बात आ रही है तो सबसे पहले हमें एक इंटरनेट चाहिए, और वो भी हाई स्पीड इंटरनेट। सेकेंडली, वी नीड टू हैव अ लार्ज स्टोरेज डेटा जहाँ पे हम एक ग्राफिकल डेटा को रियल टाइम में ब्राउज कर सकें। Most publicly accessible databases that serve repositories for DNA and proteins are National Center for Biotechnology Information (NCBI), EMBL का है यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट। तो ये हमारे पास दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट मोर पॉपुलर एग्जांपल्स आ जाती हैं वेब बेस्ड टूल्स की। कमांड लाइन सॉफ्टवेयर में हमारे पास क्या है, ऑफर डिस्टिंक्ट क्रिटिकल एडवांटेजेस। ठीक है, वो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको सारी डिपार्टमेंट फीस वगैरह की बताई, वो कमांड लाइन के हिसाब से वो एक एडवांटेज है। High throughput approaches to biology result in the creation of both large and small datasets which require sophisticated analysis. Operating system often Linux, which is a Unix-like environment. Mac operating system is compatible with the Linux as well. जैसे ये दो फर्स्ट नंबर वन पे लिनक्स यूज़ होता है, सेकंड नंबर पे मैकिनटॉश का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। However, while Windows type operating systems are popular, they are not appropriate for the majority of command line programs. अच्छा, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के सर्टेन जब हम हाई लेवल पे जाते हैं तो उसकी एक स्पेसिफिक लैंग्वेजेस होती हैं, उनको उनका जो टास्क हम ओरिएंट करें। सेकेंडली, जो ये प्रोग्राम्स बनते हैं, ये इनकी जो कंस्ट्रक्शन है, इनकी जो डेवलपमेंट है, वो भी स्पेसिफिकली लिनक्स या ऐसे सिमिलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में होती है। तो मोस्टली जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के टूल्स हैं, दे वर्क ऑन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बट उनके की जो मोस्ट पॉपुलर है, लाइक एनसीबीआई हो गया, ब्लास्ट हो गया, इनके तो हमारे पास ऑल्टरनेट्स मौजूद होते हैं इन दी विंडोज़ में। बट इनिशियली जो भी बायोइन्फॉर्मेटिक सॉफ्टवेयर बनते हैं उसके विंडोज़ ऑल्टरनेटिव्स नहीं होते, तो इसलिए एक एक बिल्कुल वाइड स्प्रेड बायोइन्फॉर्मेटिक एनालिसिस के लिए हमें आना चाहिए यूज़ करना लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी। Programming languages are commonly
Programming languages are commonly used in bioinformatics. Examples are Perl and Python and R to manipulate the data. ठीक है। वही बात कि पर्ल पाइथन और आर ये क्या चीज़ें हैं, ये वो शॉर्ट कमांड्स हैं, ये वो प्रोग्राम्स हैं जिनकी मदद से हम डायरेक्टली डाटा से एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। Learning such languages are important as it is extremely useful to be able to write scripts and thus accomplish a broad range of tasks. Linux is essential for many bioinformatics experts because it is used to access very large datasets, example terabytes of data। ठीक है। वही बात कि जब हमारे पास डाटा टेराबाइट्स में है तो वी कैन नॉट परफॉर्म दीज टास्क ऑन विंडोज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बिकॉज वहाँ पे हमारे पास इन चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए इतनी वहाँ पे टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास इतनी मेमोरी नहीं होती। ठीक है। मिसाल के तौर पर आपके मोबाइल एप्लीकेशन में देर में भी सम लाइटर एप्लीकेशंस और मे बी सम हैवियर एप्लीकेशन। सो हैवियर एप्लीकेशन जैसे कैमरा हो गया या कोई और चीज़, तो उसको ऑपरेट करने के लिए वी नीड टू हैव अ वेरी गुड रैम। बट कैमरे से जो इमेज बनती है इट इज़ लाइक मोर ऑफ्टनली 4 और 5 MB। बट अगर एक फाइल है जिसका साइज ही टेराबाइट्स में है, यानी कि 1000 गीगाबाइट्स, यानी कि 1 मिलियन मेगाबाइट्स, तो उसको ओपन करने के लिए डेफिनेटली हमें एक नॉर्मल 8 GB 16 GB 32 GB रैम इज़ नॉट इनफ। Bridging the two cultures, many bioinformatic resources are available to uh, bridge the cultures of web-based and command-line softwares. For example, NCBI offers the web-based entries database. If you are working with the next generation sequence data, it will be essential to learn how to use software tools in the Linux operating system. तो देर आर मेथड्स जहाँ पे हम डिफरेंट कमांड लाइंस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या वेब बेस्ड टूल्स को भी आपस में ब्लेंड कर सकते हैं। रिप्रोड्यूसिबल रिसर्च इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। देखिए एक आपने प्रोटोकॉल पढ़ा होगा पीसीआर का। ठीक है। सिक्स सेमेस्टर में आगे आपने काफ़ी सारी लैब्स परफॉर्म की होंगी। आपने परफॉर्म किए होंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, आपने कल्चरिंग परफॉर्म की होगी। ये सब के सब जो मेथड्स हैं ये आपने किसी न किसी प्रैक्टिकल मैनुअल से लिए गए होंगे, और जब आपने वो प्रैक्टिकल मैनुअल की चीज़ को अपने लैब में परफॉर्म किया होगा तो तकरीबन आपके रिजल्ट सिमिलर आए होंगे। हाँ, हैंडलिंग के या और दूसरे एरर्स की वजह से शायद रिजल्ट ना आए हो, लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेगा तो उसके वही एग्जैक्टली सेम रिजल्ट्स आएंगे। अब ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ये कहाँ पे डिज़ाइन हुए हैं, ये तो किसी और कंट्री में होंगे, मे बी जापान, मे बी यूरोपियन कंट्री। सो वहाँ पे मौजूद तमाम वो रिक्वायरमेंट्स, वो पैरामीटर्स, वो चीज़ें अगर हम उसी को रेप्लिकेट कर देंगे यहाँ पे पाकिस्तान में, तो भी हमारे पास सेम रिजल्ट्स आएंगे। तो सेम गोज़ विद बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स की रिसर्च ऐसी करनी पड़ेगी हमें कि जो रिप्रोड्यूसिबल हो। कि मिसाल के तौर पर आपने परफॉर्म की, लेकिन आपने जो परफॉर्म की उसको आपने राइट डाउन किया, लेकिन किसी और ने उसको परफॉर्म करना चाहा तो वो रिसर्च परफॉर्म नहीं है, उस पर एरर्स आ गए। अब पॉसिबिलिटी ये है कि आपने अपना जो डेटा है उसको सही से तरीके से डिफाइन नहीं किया, एनोटेट नहीं किया, वेरिएबल्स को सही डिफाइन नहीं किया, तो इस वजह से आपके तो रिजल्ट्स आ रहे हैं, बट इन लैक ऑफ डाटा प्रोविजन में किसी और ने उस चीज़ को परफॉर्म करना होगा तो उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे होंगे। अच्छा, इसमें क्या इशू है कि एक ऐसी रिसर्च जो कि जिसके डाटा सबसे ज़्यादा रिप्रोड्यूस हो रहे हो, मीन्स के उसके काम को दूसरे लोग भी यूज़ कर रहे हैं, साइट कर रहे हैं, तो इसकी रिसर्च की वर्थ इंक्रीज़ होगी। अब ये जो हम बात करते हैं रिसर्च जर्नल्स, इम्पैक्ट फैक्टर्स, इसको आप इसी सेमेस्टर में एक जो साइट पे कोर्स आपका चल रहा है रिसर्च प्लानिंग एंड साइंटिफिक राइटिंग, उसमें आप देखेंगे कि इन सब चीज़ों की क्या वर्थ है। एंड सेकेंडली कि इस तरह से एक अच्छी रिसर्च से उसकी साइटेशंस इंप्रूव होंगी और ओवरऑल जर्नल के अंदर भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है उसकी ओवरऑल स्कोरिंग में।
कहते हैं साइंस बाय इट्स नेचर इज क्यूमुलेटिव एंड प्रोग्रेसिव। ठीक है, मेंडल ने 1600-1700 में जो एक्सपेरिमेंट किए थे, जो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोपी के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए, या फिर जेम्स वाटसन ने डीएनए स्ट्रक्चर के लिए 1950-60 में किए, तो ये सब जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, अब हम इनसे काफ़ी आगे निकल चुके हैं। उस वक्त इन रिसर्चेस पे इनको एक बहुत ही बड़ा ऑनर्स या नोबेल प्राइज़ मिले होंगे, लेकिन अब हम ये इजीली अपने लैब में एक सिंपल सा बीएस का स्टूडेंट भी ये परफॉर्म कर लेते हैं। तो इट मीन्स कि अब क्यूमुलेटिव और प्रोग्रेसिव होने के वजह से हमें अब इस एरा में वो चीज़ें करनी होंगी जो कि प्रीवियस हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। Whether you use web based or command line tools, research should be conducted in a way that it is reproducible by the investigator and by others. The facilities this facilitates the cumulative progressive nature of your work. In the realm of bioinformatics, the this means the following. A workflow should be well documented. पहला चीज़ कि आप जो भी परफॉर्म कर रहे हैं वो वेल डॉक्यूमेंट हो. This may include keeping the text documents on your computer in which you can copy and paste complex command URLs and other type of data. चूँकि जैसे आप बच्चों को रजिस्ट्रेशन हुई तो उसमें क्लियर कट बार बार ये चीज़ बताएगी कि आपने अगर इनरोलमेंट करनी है, जो भी करना है, तो आप अपने सीएमएस पे मौजूद जो आपके एंटर्ड कोर्स है या टाइप कोड है, उसी को ही आप प्रोसीड करें। तो वो इसलिए क्योंकि उसमें एरर के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं। जब आप इंटरनेट पे मौजूद किसी चीज़ को खुद से टाइप करेंगे, तो मे बी ह्यूमन एरर की वजह से कहीं न कहीं एरर आते हैं। लेकिन ये एरर कहीं न कहीं नहीं आते, ये बहुत जगह आते हैं जब हमें जनरली इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि स्पेलिंग मिस्टेक्स कहाँ और किधर हो रही हैं। तो इसलिए जो भी आप टास्क परफ़ॉर्म कर रहे हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स की, वो तो कंप्यूटर पे ही है। तो उसको वहीं से अपने पास सॉफ्ट फॉर्म में डॉक्यूमेंट करते जाएँ। Many people choose to maintain a traditional lab notebook written by hand, but increasingly, this must be accomplished by some form of electronic notebook. Information stored in a computer should be well organized. Data should be made available to others. Repositories are available to share high throughput data in particular. एक ये कि आपने जब भी इंफॉर्मेशन की, आप जैसे एक्सपेरिमेंटल साइंसेज में हम कोई कल्चर रखते हैं, कोई हम केमिकल यूज़ करते हैं, हम डिफरेंट डीएनए सेगमेंट्स पे काम कर रहे हैं। अब ये हम ग्लोबली हर एक लैब में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लैब में उनको नहीं पहुंचा सकते, लेकिन बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आपके पास जो भी एक डाटा है, आप उसको किसी सेंट्रल रिपोजिटरी पे अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पर्सन्स वहीं से डाउनलोड उसको करते रहेंगे. Third is the metadata, can be equally as crucial data. Metadata refers to the information about the data sets. It provides key information for the statistical analysis, allowing the investigators to explore the effects of various parameters on the uh, outcome measure. मेटा डाटा क्या चीज़ है? सपोर्टिव डाटा है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक मोबाइल आया, अब मोबाइल में आपने एक मोबाइल परचेज़ किया, तो उस मोबाइल के बॉक्स में बाहर ही चंद एक उसकी मेजर स्पेसिफिकेशंस होंगी, बट एग्जैक्टली उसका वेट कितना है, उसके अंदर कौन सी ऐसी लगी हुई है, उसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रोसेसर है, ये चीज़ें डेफिनेटली बाहर नहीं लिखी होंगी। ये चीज़ें एक किसी अंदर डॉक्यूमेंट में मौजूद होती हैं, लेकिन हमें इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत हो सकती है, तो इसलिए ये मोबाइल के साथ ही सपोर्टिंगली डाटा आ जाता है। एक डाटा जो बिल्कुल सामने मौजूद है मोबाइल के कवर के ऊपर, जैसे इस पे कैमरा कितनी रेजोल्यूशन का है, फलाना ढिमकाना, इस तरह की चीज़ों को हम मेन डाटा कहेंगे। और ऐसा डाटा जिसकी मौजूदगी तो ज़रूरी है, लेकिन हमें रियल टाइम में उसकी उतनी नीड नहीं पड़ती, उसको हम मेटा डाटा कहते हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में अगर हम किसी जीन की बात करें, तो जीन के जो सीक्वेंस है, वो प्लस वो किस ऑर्गेनिज्म से है, प्लस उसका एक्सेशन नंबर क्या है, ये चीज़ें तो मेन डाटा आ जाती हैं।
मेटा डेटा क्या है कि वो जो जीन है वो जिस पर्सन से हमें आइसोलेट किया है वो किस सैंपल क्या था, ब्लड था या क्या चीज़ थी, फिर वो पर्सन जो है वो किस लोकेलिटी का था, उसकी एथनिसिटी क्या थी, उसकी एज क्या थी, उसको प्रीवियस कोई डिजीज़ नहीं थी। तो ये सब चीज़ें जो रियल टाइम में तो हमें जीन सीक्वेंस में इन्वॉल्व नहीं है, बट मैक्सिमली वो उसके साथ लिंक्ड होती है कि जब हम लिटरेचर सर्चिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें ये चीज़ें हेल्प आउट करती हैं फाइंड करने में, तो वो उसको हम मेटा डेटा कहेंगे। फॉर अ बैक्टीरियल genome that has been sequenced, the metadata may include the location from which the bacterium was isolated, the culture conditions, and whether it is a pathogenic or not. ठीक है, बैक्टीरिया के केस में वो बैक्टीरिया कहाँ से आया, उसको कल्चर करने के लिए हमने कौन सा मीडियम यूज़ किया, कितनी की, और वो उसके अंदर कोई पैथोजेनिक कैपेसिटी है या नहीं, ये सब चीज़ें अलग से मेटा डेटा में आ जाती हैं। फॉर स्टडी ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन ह्यूमन ब्रेन, द मेटा डेटा में इंक्लूड द पोस्ट मार्टम इंटरवल, the gender, the disease phenotype, and the method of RNA isolation. अगर हम किसी जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस कर रहे हैं ऑन ह्यूमन ब्रेन, तो उस पर्सन का नाम, उसकी लोकेलिटी, फिर पोस्टमार्टम कितनी देर बाद हुआ, जो जीन है उसके बारे में, उसका साइज क्या है, किस ऑर्गन से लिए गए, इस तरह की चीज़ों को हम ह्यूमन के केस में भी मेटा डेटा कह सकते हैं। Databases that are used should be documented since the contents of the database change over time. It is important to document the version number and the date of the access. ठीक है, डेटाबेस मिसाल के तौर पर अगर हम सिंपल सी मिसाल लें, CMS अपना जो है, तो हर साल ये डेटा अपडेट होता है। प्रीवियस डेटा भी इनके सिस्टम्स में मौजूद है, लेकिन न्यू डेटा हर जो न्यू इनटेक होती है उसमें आता रहता है। तो इसलिए जब भी वो कोई डाटा हम से डाउनलोड करें तो उसकी डेट हमारे पास लाजमी मेंशन होनी चाहिए। And software should be documented for established packages. The version number should be provided. Further, documenting the specific steps you use allows others to immediately repeat your analysis. अच्छा, सॉफ्टवेयर जैसे मिसाल के तौर पर मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। इनिशियली अगर हम फेसबुक की बात करें तो उसका लेआउट ये नहीं था, वो डिफरेंट थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ डिफरेंट होती गई। व्हाट्सएप के केस में भी यही है कि जो सबसे पहला इसका जो टेम्पलेट था, वर्किंग लेआउट थी, वो डिफरेंट थी, और आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ बाय द नीड ऑफ टाइम इसमें स्टेटस ऐड हुआ, चैनल्स ऐड हुए, कम्युनिटीज ऐड हुई। तो ये चीज़ें टाइम के साथ साथ होती गई। लेकिन जब हमने किसी दौर में एनालिसिस परफॉर्म की थी किसी डेटा सेट पे, वो डेट हमारे पास लाजमी लिखा होना चाहिए। ठीक है, सो दैट concludes your today's class. Let me mark your attendance.